हेलो हाय नमस्कार। स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य में आज हम करेंगे आदिकाल में रासो साहित्य के बारे में। ओके, तो रासो साहित्य में सबसे पहले हम करेंगे रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के क्या क्या मत है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से मानी है। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से मानी हुई है। गारसर दत्त आसी ने राशियों से मानी हुई है। राजसु भी इसको इन्होंने कहा है। ओके, नेक्स्ट है हर प्रसाद शास्त्री ने राजयस से मानी है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से मानी है। दशरथ शर्मा ने रासक से मानी हुई है। माता प्रसाद गुप्त ने रासक से मानी हुई है। ठीक है, और देखिए गणपति चंद्र गुप्त ने रासक, रास, रासा, रासु और रासु से फिर बनता है रासो। इस तरह से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी हुई है। यहाँ पर आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट का टिक लगा लो, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में किस विद्वान ने क्या कहा है। ओके ओके, अभी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हो तो तब आप लोग लाइक करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम रासो साहित्य की विशेषताएं। ओके, रासो साहित्य की विशेषताएं। उसके बाद हम करेंगे इसमें जो कवि आते हैं उनके बारे में। ठीक है, कि रासो साहित्य में कौन कौन से कवि आएंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले आ जाएगा कि जो रासो साहित्य है ये चारण कवियों द्वारा रचा गया। ओके, चारण कवियों द्वारा रचा गया। चारण कवियों द्वारा रचा गया। ठीक है, अब देखिए चारण कवियों द्वारा रचा गया तो इसमें इन्होंने आश्रय दाताओं की प्रशंसा की हुई है बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, ओके, क्या किया गया इसमें? आश्रय दाताओं की प्रशंसा। आश्रय दाताओं की प्रशंसा चारण कवियों द्वारा की गई है। ओके, अब देखिए तीसरा नेक्स्ट इसमें आ जाएगा। पहला हो जाएगा चारण कवियों द्वारा रचा गया, दूसरी हो जाएगी आश्रय दाताओं की, इसमें चारण कवियों द्वारा जो है प्रशंसा की गई है। अब तीसरा देखेंगे इसमें सामंती जीवन का वर्णन है। सामंती जीवन भी रासो साहित्य में झलकता है। ठीक है, सामंती जीवन का वर्णन। ओके, नेक्स्ट आ जाइए चौथे पॉइंट पर। अब देखिए जो रासो साहित्य है इसमें ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी समावेश किया गया है। ओके, ऐतिहासिकता के साथ कल्पना का समावेश किया गया है इसमें। ओके, नेक्स्ट इसमें युद्ध व प्रेम का वर्णन। युद्ध व प्रेम का वर्णन किया गया है रासो साहित्य में। ओके, ओके, अब देखिए जो युद्ध था इसमें जो रस कौन कौन से प्रयोग किए गए हैं। युद्ध में वीर रस का प्रयोग। ठीक है, युद्ध में वीर रस का प्रयोग, और जहां पर प्रेम काव्य है वहां पर जो है श्रृंगार रस का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, अगर रस की बात की जाए रासो साहित्य में युद्ध में वीर रस का वर्णन है और प्रेम में श्रृंगार रस का वर्णन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए इसमें जो शैलियां हैं, तो शैलियां जो है डिंगल व पिंगल शैली। ठीक है, डिंगल व पिंगल शैली इसमें अपनाई गई है। ठीक है, अब देखिए डिंगल शैली क्या थी? राजस्थान में अपभ्रंश का योग, राजस्थान जो राजस्थानी भाषा है। ठीक है, राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। ओके, और पिंगल क्या थी? राजस्थानी प्लस, और पिंगल में देखिए ब्रज प्लस
अपभ्रंश का योग था, ठीक है। और जो डिंगल शैली है उसको कठोर व कर्कश शैली कहा गया है, पिंगल शैली को कोमल व कांत पदावली कहा गया है। तो जो आदिकाल की हमारी जिसमें आदिकाल की विशेषताएं की हुई है हमने सेकंड क्लास में, तो वहां पर मैंने आप लोगों को शैलियां बिल्कुल डिटेल में करवा दी है। तो अभी जिन्होंने पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है, पहले तो वो आदिकाल की पीछे वाली क्लासेस देखिए, ओके, फिर आप लोग आगे बढ़िए। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा इसमें जो रासो साहित्य में जो अधिकतर रचनाएं है ना वो असंदिग्ध व प्रमाणिक है, ठीक है। मतलब उनको लेकर विद्वानों में मतभेद ही है, ठीक है। अप्रमाणिक रचनाएं मिलेगी, अप्रमाणिक रचनाएं हैं रासो साहित्य में जो है अधिकतर, ठीक है। अब इसमें सामान्य जन की उपेक्षा की गई है, सामान्य जन की उपेक्षा की गई है तथा नारी का भोग वर्णन, ठीक है, नारी का भोग वर्णन इसमें किया गया है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा संकुचित राष्ट्रीयता, संकुचित राष्ट्रीयता। ओके, इसमें जो राष्ट्रीयता का वर्णन है संकुचित संकीर्ण रूप से किया गया है। तो यहां पर हो गया रासो साहित्य की विशेषताएं। अब हम नेक्स्ट करेंगे, देखिए इसमें जो रासो साहित्य में जो कवि हैं उनको, ठीक है, कि इन्होंने कौन सी रचना की है, किसकी रचना की है, ठीक है। रासो साहित्य में रचनाएं। अब देखिए रासो साहित्य में सबसे पहले आ जाएगा खुमान रासो। अब इसमें जैसे खुमान रासो है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, विशलदेव रासो है, तो ये सारी रचनाएं अब इसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं हम खुमान रासो के बारे में। खुमान रासो, तो खुमान रासो की रचना 9वीं शताब्दी में की हुई है, ठीक है। कब हुई है? 9वीं शताब्दी में हुई है, ठीक है। अब इसका काव्य रूप क्या है? काव्य रूप, तो ये जो है प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है। अब खुमान रासो के जो रचनाकार है, रचनाकार, तो खुमान रासो की जो रचना की है वो की है दलपत विजय ने, दलपत विजय द्वारा इसकी रचना की गई है खुमान रासो की। ओके, तो समय इसका क्या है? 9वीं शताब्दी। रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय क्या माना है? 9वीं शताब्दी माना है, ठीक है। परंतु जो मोतीलाल मनेरिया है उन्होंने इसका समय माना है 17वीं शताब्दी। ओके, मोतीलाल मनेरिया क्या समय माना है? 17वीं शताब्दी माना है। अब क्यों माना है? क्योंकि इसमें जो है मेवाड़ के जो परवर्ती राजा थे उनके बारे में भी वर्णन किया गया है, इस वजह से उन्होंने 17वीं शताब्दी माना हुआ है, ठीक है। मेवाड़ के परवर्ती राजाओं का वर्णन, परवर्ती राजा, ठीक है, उनका वर्णन हुआ है इसलिए। परंतु ये जो है बाद में जोड़ा गया था, जो मेवाड़ के परवर्ती राजा थे, ठीक है। परंतु सामान्य रूप से जो रामचंद्र शुक्ल ने माना है 9वीं शताब्दी, वही खुमान रासो का रचना काल माना गया है। अब देखेंगे इसमें छंद कितने हैं। इसमें जो छंद है 5000 छंदों का ये विशाल एक ग्रंथ है, ठीक है। छंद कितने हैं इसमें? 5000 छंद है। ओके, और रस कौन सा हो जाएगा? वीर रस। रस कौन सा है? वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है। ओके, अब देखिए खुमान रासो की रचना किसने की है? दलपत विजय ने की है। परंतु शिवसिंह सेंगर ने माना है कि दलपत विजय ने इसकी रचना नहीं की है। पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। परंतु इस तरह के क्वेश्चन जो नेट के एग्जाम होते हैं, सेट के एग्जाम होते हैं, उसमें ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए ये पॉइंट भी लिख लेंगे। शिवसिंह सेंगर ने इसको, शिवसिंह सेंगर ने इसको
दलपत विजय, कई जगह दलपति विजय भी है, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। दलपति विजय या दलपत विजय की रचना नहीं माना, बल्कि कोई अज्ञात ही है इसके कवि, मतलब जिनके बारे में कोई ज्ञात नहीं है, जो ज्ञात नहीं है उन्होंने ये माना कि उन्होंने इसकी रचना की हुई। अब इसकी जो प्रमाणिक जो प्रतिलिपि है वो पूना संग्रहालय में है, ठीक है। प्रमाणिक प्रतिलिपि कहां पर है? पूना संग्रहालय में रखी गई है। ओके, अब देखिए जो खुमान रासो है इसमें किसका वर्णन किया गया है? एक ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें जो युद्ध वर्णन है वो किस किस का वर्णन है? देखिए, तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो बगदाद के खलीफा अलमासू तथा चित्तौड़ के जो रावल थे खुमान, ठीक है। चित्तौड़ के रावल खुमान की वीरता का वर्णन है, ठीक है। तो देखिए पूछा जाता है एग्जाम में ये भी, ओके। बगदाद के खलीफा अलमासू व चित्तौड़ के रावल खुमान की वीरता का खुमान रासों में वर्णन किया गया है। तो 9वीं शताब्दी की ये रचना है, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? दलपति विजय हो जाएंगे। और प्रमाणिक इसकी प्रतिलिपि कहां पर है? पूना संग्रहालय में है, ओके। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि खुमान रासो यह रचना आदि काल में नहीं होनी चाहिए थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट करेंगे। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के आदिकाल में नहीं होना चाहिए था, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मत दिया है खुमान रासो के बारे में। दूसरी रचना है विजयपाल रासो। पहली हमने खुमान रासो की, दूसरी करेंगे हम विजयपाल रासो। तो इसके जो रचयिता है वो नलसिंह भाट है। ठीक है। विजयपाल रासो कौन है? इसके रचयिता नलसिंह भाट है, ओके। तो 12वीं शताब्दी की ये रचना है, 12वीं शताब्दी। सर्वमान्य रूप से इसका समय 12वीं शताब्दी ही माना गया है। ओके, परंतु मिस्र बंधु के अनुसार पूछा जाएगा ना, मिस्र बंधु, तो उन्होंने 18वीं शताब्दी माना है। 18वीं शताब्दी इसका समय माना हुआ है विजयपाल रासो का। तो किसकी रचना है ये? नरसिंह भाट की है, 12वीं शताब्दी रचना काल है। मिस्र बंधु ने इसका समय 18वीं शताब्दी माना हुआ है। इसमें छंद कितने हैं? छंद इसमें 42 हैं, ठीक है। और काव्य रूप क्या है? ये एक वीर गीत है, ठीक है, वीर गीत है ये। अब देखिए इसमें किसका वर्णन किया गया? अब इसमें जो है विजयगढ़ के राजा विजयपाल, ठीक है, विजयगढ़ के राजा विजयपाल, ये करौली के राजा थे ये, ठीक है, करौली राजस्थान में पड़ता है ये।
वह पंग राजा के युद्ध का वर्णन है। पंग राजा के मध्य युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो विजयपाल रासो के बारे में यही तथ्य जरूरी थे। नेक्स्ट करते हैं बिसल देव रासो। बिसल देव रासो, तो ये नरपति नाहल्य की रचना है। नरपति नाहल्य की ये रचना है, बहुत जरूरी रचना है ये भी रासो साहित्य में। ओके, और इसका जो रचना काल है 1155 ईस्वी। रचना काल 1155 ईस्वी है। ठीक है, 1155 ईस्वी मतलब 12वीं शताब्दी ही इसका रचना काल हो जाएगा। ठीक है, परंतु अब कई विद्वान क्या मानते हैं, विक्रम संवत में कई जो है 1272 इसका समय मानते हैं। ठीक है, परंतु वैसे विक्रम संवत में ये 1212 इसका जो है रचना काल आता है। ठीक है, अब देखिए जो 1272 माना गया है ना कई विद्वानों के द्वारा, इसके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध इसमें एक श्लोक है। 1272 मझारी, 1272 मझारी, 1272 मझारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, जेठ नवमी बुधवारी, इस तरह से एक इसका श्लोक है। तो ये एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है ना, 1272 में जारी, जेठ नवी बुधवारी, ये पंक्तियां किस रासो काव्य से ली गई है? तो ये ली गई है किससे? विसलदेव रासो से ली गई है। ठीक है, इसमें प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस है ये। ठीक है, जो विसलदेव रासो है। अब काव्य रूप क्या है इसका? काव्य रूप तो ये मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य है और छंद कितने हो जाएंगे इसमें? 128 इसमें छंद हो जाएंगे। ओके, अब ये जो 128 छंद है ना, इनका संपादन जो है माता प्रसाद गुप्त ने किया हुआ था। ठीक है, माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादन 128 छंदों का संपादन किया गया था और मूल रूप से यही माना जाता है। ठीक है, कि इसमें 128 छंद हैं। ओके, अब इसमें मेन आता है, देखिए मेन क्वेश्चन बनता है इसमें नायक कौन था, नायिका कौन थी, इसमें जो खंड हैं वो कितने थे, और प्रत्येक जो 4 खंड है ना इसमें किन किन का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहां से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले इसमें नायक करेंगे। नायक था इसमें अजमेर का राजा बीसलदेव तृतीय। अजमेर का राजा बीसलदेव तृतीय, विग्रह राज के नाम से भी इनको जाना जाता है। ओके, और नायिका थी मालवा के भोज परमार की पुत्री, मालवा के भोज परमार की पुत्री मालवती। ओके, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती। ठीक है, तो
तो नायक और नायिका हो गया, यहाँ पर नायक और नायिका से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो कहाँ का राजा था? अजमेर का राजा था। क्या नाम था? बीसल देव तृतीय या विग्रह राज तृतीय भी आप लोग साथ में लिख लो। और इसमें जो नायिका थी मालवा के भोज परमार की पुत्री जो राजमती थी, वो कौन थी? इसमें नायिका थी। अब करते हैं इसमें खंड कितने हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और नोट करेंगे इसमें, हिंदी में सर्वप्रथम जो 12 मासा वर्णन है वो बीसल देव रासो में किया गया है, ठीक है। 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम बीसल देव रासो में, बीसल देव रासो में किया गया है, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। आरसी ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, ठीक है। तो 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम जो है बीसल देव रासो में है, और रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ भी इसको ही माना है। अब इसमें हम करते हैं कि इसमें खंड जो है कितने खंड है, और प्रत्येक खंड में जो वर्णन है उसके बारे में। तो खंड कितने हैं इसमें? खंड इसमें 4, ठीक है, 4 खंड है। अब देखिए इसमें 4 खंड है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तो प्रथम खंड में जो है वर्णन है, क्या वर्णन है देखेंगे, इसमें बीसल देव और राजमती के विवाह का वर्णन है, ठीक है। बीसल देव एवं राजमती के विवाह का वर्णन है, ठीक है। बीसल देव एवं राजमती के विवाह का वर्णन है। और दूसरे खंड में क्या है? खंड 1 है, इस तरह से नाम डाल लो, खंड 1, खंड 2, खंड 3। अब दूसरे खंड में क्या है? राजमती के व्यंग्य से राजा का रुष्ट हो जाना और उड़ीसा चले जाना, ठीक है। राजमती के व्यंग्य से रुष्ट होकर बीसल देव का उड़ीसा चले जाना, ठीक है। ओके, और उड़ीसा में जो प्रवास रहा है वो 12 महीने, 12 महीने मतलब 1 वर्ष का उनका जो है प्रवास रहा है वहां पर, ठीक है। और जो तीसरा खंड है उसमें रानी राजमती का विरह वर्णन, रानी का विरह वर्णन है, ठीक है। रानी का जो विरह वर्णन है तथा बीसल देव का उड़ीसा से वापस लौट आना, बीसल देव का उड़ीसा से वापस लौट आना, इसके बारे में वर्णन है। अब देखिए चौथे खंड में क्या है, इसमें देखिए राजा भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को वापस ले जाना, राजा भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री को वापस ले जाना, ठीक है, वापस ले जाना। फिर बीसल देव का जो है, जो राजा थे ना बीसल देव, फिर बीसल देव द्वारा राजा भोज पर मार ले गए वापस चित्तौड़ को, ठीक है। और इसी में ही वर्णन है बीसल देव द्वारा चित्तौड़ से वापस रानी को ले आना, बीसल देव द्वारा चित्तौड़ से वापस लाना, ठीक है।
तो इसमें ये 4 खंड होंगे और 4 खंडों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहले खंड में क्या था, विशलदेव और राजमती का जो विवाह है उसका वर्णन। दूसरे में राजमती ने कोई व्यंग्य किया होगा तो राजा रुष्ट होकर उड़ीसा चला जाता है 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल के लिए, ठीक है। और रानी का विरह वर्णन है तीसरे खंड में, और विशलदेव का उड़ीसा से वापस लौट आना है। और चौथे खंड में क्या है, राजा भोज परमार द्वारा पुत्री को चित्तौड़ ले जाना, और इसी में वर्णन है कि विशलदेव द्वारा रानी को वापस लेके आना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।